So hello and welcome students to the part 5 of the question series. Now हम 100 क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चल रही है और पार्ट 4 तक हमने 40 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं आउट ऑफ 100 और आज की वीडियो में हम अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सो दिस वुड मेक अ टोटल ऑफ 55 क्वेश्चंस. सो अगर आपने और पार्ट्स नहीं देखे हैं सो और पार्ट्स आप देख सकते हैं. उसमें नंबर सिस्टम को काफ़ी अच्छे से करवाया हुआ है मैंने, और एक दो चीज़ें नंबर सिस्टम की बचती भी हैं, वो भी हम कवर करेंगे बाद में. एंड आज का जो हमारा फोकस रहेगा, आज हम देखेंगे हायर मैथ्स. हायर मैथ्स के जो मैंने टॉपिक्स इस पर्टिकुलर वीडियो में लिए हैं, उनमें से आपको क्वेश्चंस जो टॉपिक्स हैं वो आपके मिलेंगे. आपको फंक्शंस के है, लॉगरिथम का भी एक दो क्वेश्चन है, प्लस इनइक्वालिटीज भी है इसमें. सो आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगी आज की वीडियो में. सो आई सजेस्ट कि आप पूरी वीडियो देखिए और हर क्वेश्चन में एक लर्निंग मिलेगी आपको, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी. ठीक है, सो क्वेश्चंस देखते हैं. और आई वुड सजेस्ट कि जब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ लूँ तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और आप एक बार अपने आप सोल्यूशंस को सॉल्व करिए, फिर आप सोल्यूशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ऐसे आपने सॉल्व करा है और इसका बेस्ट तरीका क्या है वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा. सो इसलिए आई वुड रिकमेंड कि जो भी आप क्वेश्चन पढ़ें एक बार उसको वीडियो को पॉज करके अपने आप उसको सॉल्व करिए. ठीक है, सो पहला क्वेश्चन जो है उसको शुरू करते हैं. सो पहला क्वेश्चन सेज हाउ मेनी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन एक्स माइनस 7 होल की पावर दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 154 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32. सो ये पूरा क्या है आपका, ये पूरा आपका एक्सपोनेंट है इज इक्वल टू 1. सो अगर मुझे इसको ये जो मुझे बड़ा सा जो एक्सपोनेंट है, जो फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है, सो पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं. ये देखते हैं ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 29x प्लस 154 जो न्यूमरेटर है फ्रैक्शन का, तो उसको जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो साफ साफ इसको दिख रहा है कि ये 22x माइनस 7x में ब्रेक होगा, तभी ये प्रोडक्ट 154 आएगा. और ये फर्दर आपका x माइनस 22 इंटू एक्स माइनस 7 बन जाएगा. ठीक है गाइस, सो इसका जो हमारा बेस में एक्सपोनेंट का जो न्यूमरेटर होगा वो बनेगा x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 22. ठीक है, और जो डिनोमिनेटर होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32, इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये साफ दिख रहा है कि ये 8x माइनस 4x में ब्रेक होगा, तभी प्रोडक्ट 32 आएगा हमारा. सो ये फर्दर हमारा बन जाएगा x माइनस 8 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा वो फैक्टराइज होगा हमारा x माइनस 8 और x माइनस 4. ठीक है, सो ये जो पूरा है हमारा ये इक्वल है 1 के. सो अब कुछ कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशंस के बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए. ठीक है, अब डायरेक्ट आप देख रहे हैं कि ये जो पूरी वैल्यू है ये 1 के इक्वल है, तो सबसे पहले जो और जो क्विकली आपके दिमाग में चीज़ आती है वो आप यही करते हैं कि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इसको 1 पुट कर देते हैं. लेकिन इसके 2 से 3 केसेस बनते हैं और जो प्रॉपर मेथड होता है इस क्वेश्चन को करने का वो मैं आपको बताता हूँ. जो पहला केस आपको बनाना चाहिए वो ये बनाना चाहिए कि ये जो नंबर है बेस, इसमें 1 को हम बेस को 1 पुट कर सकते हैं और उसकी कुछ भी पावर हो, 1 का कोई भी एक्सपोनेंट हो, वो हमेशा 1 के इक्वल आता है. पहला केस तो ये होगा आपका. ठीक है, दूसरा केस क्या होगा आपका कि ये अगर मैं बेस -1 है लेकिन मेरी इवन पावर है. ठीक है, अगर मेरा -1 है, अगर मेरा ये x माइनस 7 को मैं -1 कर दूं और लेकिन इवन पावर आ जाए तब भी मेरा आंसर 1 हो जाएगा. और तीसरा केस जो होता है मेरा वो ये है कि बेस तो मेरा x माइनस 7 ही रहे लेकिन जो मेरी पावर है वो 0 हो जाए, तो भी मेरा जो आंसर है वो 1 आ जाएगा. सो ये 3 केसेस होंगे मेरे पास और इन तीनों केसेस को मैं ट्राई करूंगा कि तीनों केसेस में कैसे आंसर आ सकता है. ठीक है, सो पहला केस देखते हैं. पहले केस में मैंने देखा है कि बेस को 1 बनाना है, यानी कि मुझे x माइनस 7 को 1 पुट करना है और x माइनस 7 को 1 पुट करूंगा तो x की वैल्यू आएगी 8. अब x की वैल्यू 8 आ गई. अब x की वैल्यू 8 अगर इसमें पुट करूंगा तो यानी वैल्यू 1 आनी चाहिए. लेकिन आप एक चीज देखिए, जैसे ही मैं x को 8 पुट करूंगा, जो ये वाला एक्सप्रेशन है मेरा x माइनस 8 और जो डिनोमिनेटर में मुझे दे रखा है ये तो मेरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा.
और डिनोमिनेटर जब मेरा 0 बन जाएगा तो ये पूरा जो है ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि हम इसको x इज इक्वल टू 8 नहीं ले सकते। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू 8 लेंगे तो हमारा फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। सो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट केस से हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं निकलेगी। दूसरा केस है हमारा जब हम इसको -1 बना देते हैं, यानी कि हम x माइनस 7 को -1 बना देते हैं। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी -1 + 7, जो कि x की वैल्यू 6 निकल जाएगी। अब x की वैल्यू अगर हम 6 डालते हैं तो कहीं पर भी हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारा जो ये जो बड़ा सा एक्सपोनेंट है हमारा, ये कहीं 0 तो नहीं बन रहा है। तो x को अगर 6 डालेंगे तो ये फ्रैक्शन क्या बनेगी वो देख लेते हैं। बेस तो 1 बन जाएगा और ऊपर जो हमारा x माइनस 7 है वो बनेगा -1, और ये 6 माइनस 22 -16 बनेगा हमारा। और यहाँ पे अगर 6 डालेंगे 6 माइनस 8 आपका -2, और ये आपका बनेगा 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 आपका 2। ठीक है, सो अब इसमें अगर हम देखेंगे तो आंसर हमारा आएगा 16/-4। सो 1 की पावर -4 जो कि 1 के इक्वल आएगा बिल्कुल। सो इसका मीनिंग है कि x इज इक्वल टू 6 हमें पहली वैल्यू मिल चुकी है जो कि हम बिल्कुल ले सकते हैं और जो हमें 1 देगी। सिमिलरली अगर हम तीसरी कंडीशन देखें, तीसरी कंडीशन में क्या कह रही थी कि हम एक्सपोनेंट को 0 कर दें, यानी कि हम x माइनस 7, x माइनस 22 अपॉन एक्सपोनेंट कौन सा है जो मैंने ये आपके सामने, इसको दोबारा सर्कल कर देते हैं, ये वाला, ये जो एक्सपोनेंट है इसको 0 पुट कर दें। सो x माइनस 7 अपॉन x माइनस 22 इंटू x माइनस 8 और नीचे आपका x माइनस 4। इसकी वैल्यू जो है हमारी, ये वैल्यू हमारी 0 के इक्वल आनी चाहिए। सो ये वैल्यू 0 के इक्वल है। सो 0, सो इसमें डिनोमिनेटर का रोल खत्म हो जाएगा, हमें सिर्फ न्यूमिनेटर से मीनिंग मतलब है, क्योंकि डिनोमिनेटर को 0 पुट करेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। सो x की वैल्यू या तो 7 होनी चाहिए या 22 होनी चाहिए, लेकिन अगर x की वैल्यू 7 होगी सो तब तो यही चीज 0 बन जाएगी। सो यानी कि x की वैल्यू 22 हमें दूसरी वैल्यू मिल जाएगी वैलिड। सो हमारे पास दो वैल्यूज आई है, x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 22। इन दोनों रियल वैल्यूज पे ये पूरा फंक्शन 1 की इक्वल हो जाएगा। आई होप आपने ये तीनों कंडीशन बहुत अच्छे से समझ आई होंगी आपको, और इनको आप नोट भी कर लीजिए। कभी कभार आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बिना लॉग लगाए भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से। ठीक है गाइस, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 says let f(x) be a function satisfying f of x dot f of y is equal to f of xy for all real xy. If f of 2 हमें 4 दे रखा है, then what is the value of f of half? सो ये जो बेसिक कंडीशन है पहले तो उसको लिख लेते हैं, f of x इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, और हमें f of 2 जो है 4 दे रखा है। सो सबसे बेसिक अजम्पशन क्या लेकर चलते हैं हम, अगर हमें f of x f of 2 दे रखा है सो हम इसका 1/x निकालेंगे, यानी कि हम f of हाफ निकालने की कोशिश करेंगे। सो उसको इसमें पुट करके देखेंगे क्या निकल कर आता है। अगर हम पुट करेंगे तो f of 2 इंटू एफ ऑफ हाफ, ये किसके इक्वल होना चाहिए, f of 2 इंटू हाफ, यानी कि f of 1, क्योंकि 2 इंटू हाफ आपको 1 दे देगा। ठीक है, सो f of 1 आ जाएगा यहाँ से। अब f of 2 की हमें वैल्यू दे रखी है 4, तो 4 इंटू एफ ऑफ हाफ आपका किसके इक्वल आ जाएगा, f of 1 के। लेकिन अब हमें f of हाफ ही पूछा हमसे, लेकिन हमें f of 1 नहीं पता। सो एक कंडीशन तो ये निकल कर आ गई कि 4 इंटू एफ ऑफ हाफ इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। अब दोबारा हमें एफ ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है, सो दोबारा ये जो हमें दे रखी है कंडीशन, इसी का यूज करेंगे हम दोबारा। अब एफ ऑफ 1 के लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 2, इसमें x की जगह 2 कर देंगे, y की जगह 1 पुट कर देंगे। एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 इंटू 1। ठीक है, सो ये हमारा बनेगा एफ ऑफ 2 डॉट एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 ही आ जाएगा निकल के। सो एफ ऑफ 2 से एफ ऑफ 2 कैंसिल हो जाएगा। सो एफ ऑफ 1 की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 1 आएगी हमारे पास। अब ये जो हमारे पास एफ ऑफ 1 की 1 वैल्यू आई है निकल कर, अब ये पूरी वैल्यू को हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, सो इसमें डालेंगे, सो हमारा 4 इंटू एफ ऑफ हाफ किसके इक्वल आ जाएगा,
1 के इक्वल आ जाएगा, सो एफ ऑफ हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4। सो ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है आपका, और इसमें इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है स्टूडेंट्स को, लेकिन अगर आपको बस ये पता है कि कौन सा फंक्शन को क्या जूम करना है, सो ये क्वेश्चन ईजिली हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question 3 says if s is equal to 1 by 100 plus 1 upon 101 plus 1 upon 102 plus up to आपका 1 upon 1000, then c पूरी s की वैल्यू, मतलब सम दे रखा है हमें, ये 901 टर्म्स का अप्रॉक्स। सो हमें दे रखा है कि s की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1/3 होगी, इस रेंज में होगी, या फिर इस रेंज में होगी, या फिर s जो है ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, सो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप उस वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिएगा और फिर उसके बाद इसको ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एस में टर्म्स कितनी है। अगर हम देखें 1/100 से शुरू हो रहा है और ये 1/1000 तक जा रहा है, तो इसमें टर्म्स कितनी हुई 901 टर्म्स हुई इसमें। ठीक है, 1000 में से 100 निकालेंगे, माइनस करेंगे, 900 आएगा, और एक टर्म जो हमने छोड़ी हुई है उसको +1 कर देंगे। सो 901 टर्म्स है हमारे पास टोटल। अब इसका मैं वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलता हूँ। अगर मुझे मिनिमम सम निकालना, अगर मुझे वैल्यूज भी नहीं पता। अब आपको पता है कि 1/100 इज द बिगेस्ट टर्म। ठीक है, अब हम अप्रोक्सीमेशन से ही क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको कुछ भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल के दिखा रहा। 1/100 इज बिगेस्ट टर्म हमें पता है, और 1/1000 जो है वो स्मॉलेस्ट टर्म है। ठीक है, 1/1000 जो है आपकी वो स्मॉलेस्ट टर्म है। सो अगर मुझे वर्स्ट के सिनेरियो में मान लूँ कि इन सब का सम मुझे नहीं पता और कैसे निकालना है, सो ऐसा करते हैं कि लेट एवरी टर्म बी 1/1000। सारी टर्म्स को मैं 1/1000 मान लेता हूँ, मतलब मिनिमम जैसे 1/100, इन सब टर्म्स का मिनिमम सम 1/1000 इंटू 901 तो होना ही होना चाहिए। ये बात तो सब एग्री करते ही है ना, क्योंकि अगर मैं जैसे 1/999 इसको भी मैं 1/1000 मान लूँ, एक बार को 1/100 है इसको भी मैं 1/1000 मान लूँ। क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि मैं सारी टर्म्स को 1/1000 मान के इंटू 901 कर रहा हूँ। इससे मुझे मिनिमम सम मिल जाएगा कि इस ये रेंज तो होनी ही होनी चाहिए, चाहे मुझे मैक्सिमम ना पता चले, लेकिन मुझे मिनिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन की पता चल जाएगी, क्योंकि हर टर्म जो है 1/1000 से बड़ी ही है। सो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ये जो s की वैल्यू है वो ग्रेटर देन, इक्वल तो नहीं होगी, वो ग्रेटर देन होगी 1/1000 इंटू 901। ये बात सबको समझ आई है, क्योंकि मैंने सारी टर्म्स को 1/1000 मान लिया, क्योंकि सारी टर्म्स जो है 1/1000 से छोटी हैं। 1/999, 1/998, 1/100, 1/101, ये सारी टर्म्स जो है 1/1000 से बड़ी हैं। सो मैंने सारी टर्म्स को मिनिमम 1/1000 मान के अज्यूम कर लिया, और इसको 901 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो एस की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0.901 आई है, 0.901। अब ऑप्शंस पे जाओ। ऑप्शन ए कट गया, एस इज लेस देन इक्वल टू 1/3, क्योंकि ये तो 0.9 के आसपास है। अब ऑप्शन बी भी कट गया। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में कंफ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए आपको। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में आप लोग को लगेगा कि यार ऑप्शन सी की रेंज में आ रही है, लेकिन ऑप्शन डी में भी तो आ सकता है। लेकिन जो आपको बेसिक चीज आपको देखनी चाहिए कि हमने अप्रोक्सीमेशन बहुत बड़े लेवल, अप्रोक्सीमेशन हमने छोटे मोटे लेवल की नहीं करी है, हमने 1/100 को 1/1000 माना है। सो हमने बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन कर दी है, मतलब कि जो एक्चुअल रिजल्ट होगा वो 0.901 से बहुत बड़ा होगा, विल बी वेरी लार्ज देन 0.901, यानी कि वो 1 को तो आराम से एक्सीड कर जाएगा। सो हम आराम से ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, एज ग्रेटर देन 1 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये मैंने अप्रोक्सीमेशन से आपको बताया, मतलब आपके दिमाग में कुछ भी ना आ रहा हो तो ऐसे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 says greatest integer function of root 1 plus greatest integer function of root 2 plus up to plus greatest integer function of root 3 and up to so on and so forth till greatest integer function of root 50.
सो आप इन सब की वैल्यूज आपको दे रखी है, मतलब ऑप्शन से आपको चेक करना है कि कौन सी वैल्यू है। सो बेस्ट के केसेस बना लेते हैं, इसकी रेंज के केसेस बना लेते हैं। सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की सबको मेन तो पता ही होगा ना क्या होता है, नहीं जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। जैसे 1.99 है, सो इसकी वैल्यू होगी 1। हमें देखना है कि 1.99 से जस्ट छोटा या उसके बराबर कौन सा इंटीजर। सिमिलरली जैसे मैं 1 की बात करूं तो वो तो 1 के इक्वल ही होगा। अगर मैं -1.2 की बात करूं, सो इससे जस्ट छोटा -2 इंटीजर होगा, ना कि -1। -1 इससे आगे निकल जाएगा। ये मैंने बेसिक बता दिया बस, जिनको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन याद नहीं था। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मेन एजेंडा जो है हमारा। क्वेश्चन में देखते हैं, अब ये 50 टर्म्स है और हर टर्म की कुछ वैल्यू निकल कर आएगी और भी इंटीजर वैल्यू आएगी। अब √1 है, जैसे √1 की वैल्यू तो 1 होगी। √2 आपका 1.4 समथिंग होता है, ये भी 1 देगा वैल्यू। √3 भी 1.73 होता है तो 1 वैल्यू देगा। अब √4 से आपकी जो वैल्यू है वो 2 आनी शुरू हो जाएगी, और ये कहाँ तक जाएगी आपकी, √8 तक। √8 आपका 2√2 होता है और 2 पॉइंट समथिंग रहेगा। ठीक है, सो इसका जो हम निकालेंगे, सो वो भी 2 निकल कर आएगा। लेकिन जैसे ही आपका √9 आएगा, सो वो आपका 3 देना शुरू कर देगा। और ये कहाँ तक चलेगा √9, 3 कब तक आएगी आपकी वैल्यू, √15 तक। √15 की वैल्यू भी आपकी 3 आएगी, लेकिन जैसे ही 4 का स्क्वायर आ जाएगा तब आपका 16 का ये 4 बन जाएगा। सो बेस्ट तरीका क्या है, हम एक टेबल बना लेते हैं, टेबल से सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अभी देखिए, ये देखिए अब पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले तो हम रेंज लिखता हूं मैं, ठीक है। सो फिर लिखता हूं मैं वैल्यू, वैल्यू पर टर्म, या ये इसको लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ ईच टर्म, वैल्यू ऑफ ईच टर्म। और फिर ये लिख लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, और एक कॉलम और बना लेते हैं टोटल वैल्यू। ठीक है, ये हमारा कॉलम बन गया। अब इसका देखिए हम यूज कैसे करते हैं। अगर मैं बात करूं √1 से लेकर √3 तक, सो वैल्यू ऑफ ईच टर्म क्या होगी, 1, क्योंकि √1 √2 √3 सब 1 पॉइंट समथिंग है तो वैल्यू मुझे 1 देंगे। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 3। ठीक है, टोटल वैल्यू हम बाद में लिख लेंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ √4 से लेकर √8 तक, सो वैल्यू ऑफ ईच टर्म हमें 2 आएगी, क्योंकि हर कोई 2 पॉइंट समथिंग या 2 देगा वैल्यू। और नंबर ऑफ टर्म्स हमारी कितनी है, 5। उसके बाद हम आते हैं √9 से लेकर हमारा √15। सो √9 से √15 पर आएंगे, सो इसमें वैल्यू ऑफ ईच टर्म हमारी 3 होगी। और नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो हमारी 15 माइनस 9 से 15 कितनी टर्म्स होती है, क्विकली करना है तो एक करा करो, 15 माइनस 9 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट केस आएगा वो √16 से लेकर हमारा जाएगा √24 तक। इन सब की वैल्यू आएगी 4, क्योंकि ये 4 पॉइंट समथिंग होता है सब। और ये कितनी टर्म्स है हमारी, 9। नेक्स्ट जो हमारी रेंज आएगी वो आएगी √25 से √35। ये कितनी टर्म्स होगी हमारी, ये इन सब की वैल्यू होगी 5। और ये टर्म्स कितनी है हमारी, 11। 35 माइनस 25 प्लस 1। और उसके बाद हमारी रेंज आएगी √36 से लेकर √48 तक। सो ये टर्म्स हमारी हर टर्म की वैल्यू होगी 6। और इसमें अगर हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वो है हमारी 13। और अब जो दो नंबर्स बचे √49 एंड √50, सो इन दोनों की वैल्यूज होंगी 7 और नंबर ऑफ टर्म्स ओनली 2। बस अब टोटल वैल्यू लिख लो। तो टोटल वैल्यू होगी 1 इंटू 3 आ गया यहाँ पे, मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई। 2 इंटू 5 10, हमें सबका सम निकालना है। 3 इंटू 7 आपका 21 आ गया, 4 इंटू 9 36 आ गया आपका, 5 इंटू 11 आपका 55 आ गया, एंड 6 इंटू 13 78 आ गया आपका, और 7 इंटू 10 आपका 14 आ गया। बस अब इन सबको ऐड कर दीजिए। सो ऐड हम करेंगे, सो ये आएगा 3 प्लस 10 13, 13 प्लस 21 आपका 34, और 34 और 36 आपका 70, 70 और 55 आपका 125, 125 और 78 आपका हो गया, 125 और 78 हो गया 203, 203 और 14 हो गया आपका 217। सो 217 होगा टोटल सम।
सो कौन सा ऑप्शन होगा ये? ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग था लेकिन कॉन्सेप्ट ये बहुत ईजी था इसका। बिल्कुल बस आपको देखना था कि बस ये रेंज लिखनी थी, वैल्यू लिखनी थी, और इतना जो मैंने आपको पूरा टेबल बना के दिखाया है, जरूरी नहीं है कि आप टेबल ही बनाए, आप क्विकली भी अपने माइंड में लिख सकते हैं कि अच्छा 1 into 3 3 लिख दिया, सीधा 10 लिखा, सीधा 21 लिखा। ये अगर मैं पेपर में करूंगा तो पेपर में मैं सीधा ये वैल्यूज लिखूंगा 3 10 21 36, उसके बाद इन सबको ऐड करूंगा। पेपर के टाइम में ये पूरा टेबल नहीं बनाने वाला। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। Question 5 says the sum of the series 1/3 into 7 plus 1/7 into 11 plus 1/11 into 15 plus up to infinity है ये, is हमसे सम पूछा गया है। सो इस टाइप की सीरीज में कैसे करते हैं देख लेते हैं, काफी लोगों को पता होगा। अब ये इनफाइनाइट की वाली सीरीज है, सो इनफाइनाइट वाली सीरीज में क्या करना है वो भी देख लेते हैं, प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सो अब आप देखिए कि आपको हर जगह कांस्टेंट गैप मिलेगा। यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, और यहाँ भी 4 का डिफरेंस है। अब आप लोगों को इंटीग्रेशन जब आप करते थे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आप क्या करते थे? अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में भी तो यही करते थे जब इनका आपको ऐसे टर्म्स दे रखे होते थे ना कि 1/a प्लस 1/b। सो अब उनका सम निकाल के ए भी करते थे। सो ये 1/a माइनस 1/b करके इंटीग्रेशन में यहाँ पे ax लेते थे। सो वही जो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में करते हैं वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। हमारे पास इक्वल डिफरेंस है, सो उसका फायदा उठाएंगे। सारी टर्म्स को हम 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। सो ये 4 4 4 बन जाएगा, और हम एक 1/4 जो है वो बाहर कॉमन ले लेंगे। सो 1/4 हमने बाहर कॉमन लिया, फिर जब इसको हम ब्रेक करेंगे अंदर वाले पार्ट को मैं 1/3 माइनस 1/7 लिख सकता हूँ। अब आप लिख के देखिए इसको, जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो ये हमारा 3 into 7 एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर 7 माइनस 3 जो कि 4 बनेगा, और ये भी 4 आ रहा है। सिमिलरली अब इसको आगे करेंगे एक्सटेंड, सो ये 1/7 माइनस 1/11 बनेगा, प्लस 1/11 माइनस 1/15 बनेगा। सो ये सो ऑन एंड सो फोर्थ ये आपका चलता रहेगा। ठीक है, सो और ये कैंसल होता रहेगा आपको। अब आप जब देखेंगे पैटर्न तो ये 7 7 से हो जाएगा, 11 11 से, 15 सारी टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएगी। सो लास्ट में जो आपकी वैल्यू बचेगी वो आपका प्रोडक्ट बचेगा ओनली 1/4 इंटू 1/3। ये जो वैल्यू थी ये वाली और ये वाली, इनका प्रोडक्ट होगा 1/4 इंटू 1/3 विच इज 1/12। ठीक है, सारी टर्म्स कैंसिल होती जाएंगी आपकी। सो आंसर होगा ऑप्शन सी 1/12। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू गाइस। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा if you are new to the channel। क्वेश्चन 6 पे आते हैं। क्वेश्चन 6 says in the xy plane the area of the region bounded by the graph modulus of x plus y plus modulus of x minus y is equal to 4 is। अब मैं आपको दोबारा सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिएगा, ये मॉडुलस है आपका, और उसके बाद क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन ये कैसे कर सकते हैं हम। अब इस क्वेश्चन में जब भी आपको पता है मॉडुलस का केस है, तो आपको चार के जब दो मॉडुलस के केस हैं, ये आपका एक तरीके से मॉडुलस ए प्लस मॉडुलस बी की तरह है, इज इक्वल टू 4 दे रखा है आपको। सो आपके केसेस क्या क्या बनेंगे, आपको 4 केस बनाने हैं। तो पहले में दोनों को प्लस ले लीजिए, दोनों के मॉडुलस ओपन कर लेके, एक बार प्लस माइनस ले लीजिए, एक बार माइनस प्लस ले लीजिए, और एक बार माइनस माइनस। सो ये 4 केसेस आपके बन जाएंगे। सो पहला केस जब हम करेंगे प्लस प्लस वाले से, सो हमारी इक्वेशन निकल कर आएगी, y कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, सो और ऐसी अगर आप पैटर्न देखेंगे सो हमारे पास जो चारों केस निकल कर आएंगे वो आएंगे x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -2। सो हमें एरिया बताना है। अब हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेंगे। अब x इज इक्वल टू 2, ये जो 4 लाइन है हमें बस 4 लाइनें ड्रॉ करनी है। x इज इक्वल टू 2 पे ऐसी लाइन होगी जो कि y एक्सिस के पैरेलल हो, ये हमारा ओरिजिन है 0,0। ठीक है, ये x इज इक्वल टू 2 की लाइन है। सिमिलरली ये वाली जो लाइन है ये आपकी x इज इक्वल टू -2 की लाइन है, और ये वाली लाइन जो है आपकी ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू 2 की, और ये वाली लाइन जो है आपकी ये इसको मैं ये वाली लाइन आपकी y इज इक्वल टू -2। सो हमें एरिया कौन से रीजन का निकालना है,
हमें एरिया निकालना है इस वाले रीजन को, जो मैंने रेड से मार्क करा है। ये वाला रीजन हमारा इंक्लोज हो गया, इंक्लोज एरिया वो बन गया हमारा, ये है ना, अंडरस्टूड सो फार। सो अब इसका जो एरिया हमें निकालना है, तो सिंपली आपको दिख रहा है एरिया, एरिया क्या होता है आपका, लेंथ इनटू ब्रेथ। सो ये पूरी लेंथ है और ये पूरी हमारी ब्रेथ है, ये लेंथ हो गई। सो लेंथ की लेंथ कितनी हुई हमारी, ये 2 + 2, लेंथ हमारी 4 हो गई और ब्रेथ भी हमारी 4 हो गई। सो एरिया हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ विच इज 16। सो 16 हमारा एरिया हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ये देख फिगर बनाते ही आपको दिख जाना चाहिए था कि ये स्क्वायर बन चुका है। स्क्वायर को सॉल्व कैसे करना, स्क्वायर का एरिया निकालना था, दैट्स इट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 सेज द इक्वेशन 3 की पावर x minus 1 प्लस 5 की पावर x minus 1 इज इक्वल टू 34 हैज। कितने सोल्यूशन है इसके, नो सोल्यूशन, वन सोल्यूशन, टू सोल्यूशन, मोर देन टू सोल्यूशन। सो अगर मैं आप लोगों को हिंट देना चाहूँ, सो आई वुड सजेस्ट कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ग्राफ बनाइए और ग्राफ बना के सोचिए कि इस क्वेश्चन का बेस्ट सोल्यूशन क्या रहेगा। ग्राफ से आपको एकदम दिखेगा कि इसके कितने नंबर ऑफ सोल्यूशंस हो सकते हैं। तो ग्राफ बनाने की कोशिश करिएगा इसकी। तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप लोग और एक बार खुद ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं ग्राफ कैसे बनेगा इसका। सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ y इज इक्वल टू 2 की पावर x, इसका ग्राफ कैसा बनता है। इसका ग्राफ बनता है यहाँ से बिल्कुल, मतलब ऐसा आपको, ये एक्सपोनेंशियल कर्व है आपका। सो एक्सपोनेंशियल कर्व शुरू में तो बहुत धीरे धीरे उठता है और एकदम जैसे ही वो एक्स एक्सिस को कट करता है, सॉरी वाई एक्सिस को कट करता है, फिर वो एकदम आपका शूट अप हो जाता है। ठीक है, सो अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूँ, ये वाला पॉइंट क्या होता है आपका 0,1, क्योंकि 2 की पावर 0 करेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी। सो ये आपका y इज इक्वल टू ए एक्स का कर्व होता है आपका। सो अगर हम इस इक्वेशन में देखेंगे कि ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये कैसे कर सकते हैं। सो अगर मैं LHS और RHS दो इक्वेशन बना लेता हूँ एक बार। पहला तो है कि मैं मान लेता हूँ y इज इक्वल टू 3 की पावर x माइनस 1 प्लस 5 की पावर x माइनस 1, और दूसरा हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू 34। ठीक है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस हो गए, मतलब ये जो ग्राफ है कितनी बार कट करेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि ये जो कर्व है आपका 3 की पावर x माइनस 1, ये LHS है आपका, इसकी फिगर तो ऐसी बनने वाली है। ये इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं, ये तो आपका ऐसा बनेगा कर्व। ठीक है, इसकी वैल्यू तो फिक्स्ड है। और जो आपको दूसरी इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 34, सो ये वाला कर्व आपका कैसे जाएगा, ये वाला कर्व तो आपका ऐसे कट करेगा। तो यानी कि एक ही सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा जो कि इस पे कट करेगा। ओनली वन सोल्यूशन वुड बी देयर जहाँ पे ये एक दूसरे को कट करेंगे। ठीक है, और अगर आप इसकी वैल्यू भी पुट करके देखना चाहें, सो 3 की पावर x माइनस 1 पर 5 की पावर x माइनस 1, अगर आप x माइनस 1 को 0 पुट करते हैं, 3 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 0, सो x, तो ये तो आपकी वैल्यू बस 2 दे रहा है। अगर आप x माइनस 1 को 1 मानेंगे, सो ये आपका बनेगा 8। सिमिलरली अगर इसको 2 डाल देंगे, सो ये आपका बनेगा 9 + 25 34। 34 वैल्यू आ गई। जैसे आप इसको 3 डालेंगे वैल्यू बहुत ऊपर चली जाएगी, ये बनेगी 27 + 125 152। देखा आपने 34 से 152 कितना बड़ा जंप लिया, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में क्या खासियत होती है उनकी, कि उनकी वैल्यूज जैसे 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 x की वैल्यू बढ़ती है, y की वैल्यू एक्सपोनेंशियली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो उसकी इसलिए इसका एक ही सोल्यूशन होगा और y इज इक्वल टू 34 पे ये एक ही जगह कट करेगी इसको। आई होप ये आपको क्लियर होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ग्राफ बना लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 8 says a and b are two integers such that ab is equal to 49. What can be the least value of a plus b? अब a and b टू इंटीजर्स हैं such that ab is equal to 49. अब आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए, अगर मैं पॉजिटिव नंबर्स की बात करूं तो एक रूल आपको पता होना चाहिए। वो रूल क्या होता है, when product is constant, when product is constant, then then the sum of the terms
then the sum of terms is least when they are equal. ठीक है, अब अगर यही क्वेश्चन की बात कर लीजिए, ए बी, अगर अभी मैं क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन में मुझे इंटीजर्स दे रखा है, तो ये क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी डिफरेंट मेथोडोलॉजी हो जाएगी हमारी। लेकिन अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूँ, तो अगर प्रोडक्ट मेरा कांस्टेंट है तो सम ऑफ द टर्म्स लीस्ट होगा व्हेन दे आर इक्वल। यानी कि अगर ए बी दो दो टर्म्स इनका प्रोडक्ट 49 है, सो एक प्रोडक्ट कांस्टेंट है, सो अगर ए बी 49 है तो ए बी को मैं क्या क्या वैल्यू ले सकता हूँ, 149 ले सकता हूँ, उसके अलावा क्या ले सकता हूँ, 7 ले सकता हूँ और 49 1 ले सकता हूँ। यही वैल्यूज ले सकता हूँ मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूँ। और अगर मैं सम की बात करूँ a प्लस बी, तो a प्लस बी इस केस में 50 आएगा, इस वाले केस में 14 आएगा आपका, और इस वाले केस में आपका 50 आएगा। सो आपने देखा जब a इज इक्वल टू बी है, यानी कि दोनों इक्वल हैं, तो वैल्यू आपकी लीस्ट होगी। अब लेकिन इसमें इंटीजर्स दे रखा है, सो और हमें लीस्ट वैल्यू चाहिए, तो ये वाली चीज यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। यहाँ पे हमें केसेस बनाने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि सम लीस्ट कहाँ पर आएगा। और यहाँ पे इंटीजर्स की बात हुई है, तो हम नेगेटिव नंबर्स को भी कंसिडर करेंगे बिल्कुल। अब ए बी 49 है, सो 49 को जो है हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको -1 इंटू -49 लिख सकते हैं, हम इसको -7 इंटू -7 भी लिख सकते हैं। अब इसमें हम सम देखेंगे, सो -1 और -49 का सम कितना आएगा, -50, और इस सम में कितना सम आएगा, -40, इसमें सम आपका आएगा -14। सो दोनों केसेस में अगर आप देखेंगे तो सम, अगर सम किसमें सबसे कम आ रहा है, a प्लस बी इज इक्वल टू -50 के केस में आपका सम लीस्ट आ रहा है, सो हम इस वाले केस को चूज करेंगे। a प्लस बी इज इक्वल टू -50, इससे कम सम नहीं बन सकता, क्योंकि हमने सबसे छोटा केस लिया है -1 और -49, जो कि सबसे दूर हो सकते हैं नेगेटिव के केस में। सो a प्लस बी की जो लीस्ट वैल्यू होगी वो -50 हो सकती है, जो कि ऑप्शंस में नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो गाइस क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 कह रहा है लेट f ऑफ x प्लस 2 प्लस f ऑफ 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 फॉर ऑल रियल x, फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 1। सो क्वेश्चन में दोबारा लिख देता हूँ। सो इसमें आपको ऐसी वैल्यू चुननी है कि आपकी f ऑफ 1 की वैल्यू निकल कर आ जाए। ठीक है, सो आप वीडियो को पॉज करके एक बार सोचिए कि हमें x के अंदर क्या वैल्यू पुट करनी चाहिए कि हमारे पास f ऑफ 1 की वैल्यू सीधी निकल कर आ जाए। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। आई होप आपने थोड़ा सोचा होगा। अब देखते हैं इसको सोल्यूशन क्या होगा इसका। अब मुझे f ऑफ 1 चाहिए, सो f ऑफ 1 जो मुझे चाहिए, अब मैं देखूंगा कि अगर मैं x प्लस 2 को अगर मैं 1 बना दूं, अगर मैं x प्लस 2 को 1 बनाता हूँ तो x की वैल्यू -1 आती है। सिमिलरली अगर मैंने x की वैल्यू -1 इसमें पुट करता हूँ f ऑफ 5x प्लस 6 में, सो f ऑफ ये बनेगा मेरा -5 प्लस 6, और ये भी मेरा f ऑफ 1 बन गया। सो मेरा काम तो आसान हो गया। मुझे क्या करना है कि मुझे बस पुट करना है x को -1, अपने आप वैल्यू निकल कर आएगी मेरे पास। सो पहला वाला फंक्शन बन जाएगा f ऑफ 1, ये वाला फंक्शन भी बन जाएगा f ऑफ 1, और यहाँ पे मेरा बन जाएगा 2 इंटू एक्स को मैंने -1 माना है, सो -1, सो ये आ जाएगा -3। सो ट्वाइस ऑफ f1 आपका आ जाएगा -3 के इक्वल, और f ऑफ 1 जो आपका आ जाएगा वो होगा -3/2। ठीक है, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस आपको अपना टाइम मिनिमम करने के लिए देखना है। क्वेश्चन ने जितना पूछा है उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है मुझे। f ऑफ 1 पूछा है तो f ऑफ 1 मुझे बनाने की कोशिश करनी है किसी भी तरह। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 10 says let p and q be two non-zero integers such that p plus q is greater than 0, p plus q greater than 0 है आपका, which of the following is always true, 1 by p is less than 1 by q, p cube greater than minus q cube, and minus p is less than q। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले तो मैं बताना भूल गया, वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए एंड क्वेश्चन को ट्राई करिएगा उसके अपने आप। अब देखते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन का सोल्यूशन के लिए हम सबसे पहले जो पहली कंडीशन है
पहली कंडीशन तो गलत ही होगी, ये तो देखते ही आपको मार्क करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने 1/p लेस देन 1/q करा है, और मुझे कहीं से भी ये पता ही नहीं चल रहा कि p प्लस क्यू ग्रेटर देन 0 है, इसमें p बड़ा होगा या q बड़ा होगा। क्योंकि अगर p और q की वैल्यूज मुझे पता होंगी, तभी तो मैं ये बता सकता हूँ कि 1/p इज लेस देन 1/q है ना। तो ये चीज तो बिल्कुल ही हमेशा ही ऑलवेज फॉल्स होगी, क्योंकि मुझे इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से मैं p और q की इंडिविजुअल वैल्यूज पे कमेंट नहीं कर सकता। सो ऑप्शन 1 तो बिल्कुल गलत है। अब ऑप्शन 2 पे आ जाते हैं। ऑप्शन 2 के लिए हम कंडीशन देखते हैं। कंडीशन हमें दे रखी है p प्लस क्यू ग्रेटर देन 0, और ये वाले में q दूसरी साइड आ रखा है। सो अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो ये बनेगा p इज ग्रेटर देन माइनस क्यू। अब आपको पता है p ग्रेटर देन माइनस क्यू है। अब अगर मैं क्यूबिंग बोथ साइड्स करूंगा, सो ये बनेगा p क्यू ग्रेटर देन माइनस क्यू क्यू। अब इस वाले पर्टिकुलर कंडीशन के लिए आप इसको कुछ भी आप इसको, ये वाली जो पर्टिकुलर कंडीशन है, क्यूब जब भी आप क्यूब करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन वुड नॉट चेंज, इनइक्वालिटी साइन डज नॉट चेंज। ठीक है, ये बात याद रखिएगा हमेशा। जब भी आप क्यूब करेंगे इनइक्वालिटी में तो आपका इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। और इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर p प्लस क्यू ग्रेटर देन 0 है और आप p ग्रेटर देन माइनस क्यू निकल कर आता है उससे, फिर उसके बाद अगर मैं कोई भी वैल्यू ले लूँ, अगर मैं मान लीजिए 4 ग्रेटर देन माइनस 2 ले लिया इसमें, तो इनका 4 का क्यूब क्या होता है 64, 64 इज ग्रेटर देन माइनस 8। अब रीजन ये है कि जो RHS है, RHS हमेशा नेगेटिव निकल कर आएगा, और जो LHS है, LHS आपका पॉजिटिव आएगा। सो इसलिए ये आपका रिलेशन हमेशा ट्रू रहेगा। अब आते हैं थर्ड कंडीशन पे, माइनस पी लेस देन क्यू। अब p प्लस क्यू ग्रेटर देन 0 दे रखा है। अगर मैं p को उस साइड ले जाऊं, सो ऑल ये बन जाएगा q ग्रेटर देन माइनस पी। सो यही तो कंडीशन है, माइनस पी लेस देन क्यू। सो उस कंडीशन को बस उल्टा लिख दिया उसने। सो ये वाला भी ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। सो ऑप्शन कौन से करेक्ट हुए? ओनली 2 एंड 3। सो सेकंड और थर्ड कंडीशन बिल्कुल सही है। ठीक है, सो आपको पता चल गया होगा ऐसे क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। द क्वेश्चन 11 says the number of points at which the curve y is equal to x की पावर 6 प्लस x की पावर 3 माइनस 2 cuts the x axis। ठीक है, अब ये वाला जो एक ग्राफ है y is equal to x की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2, ये एक्स एक्सिस को कब कट करता है? एक्स एक्सिस को कट करने का मीनिंग क्या है कि इसका y जो है वो 0 होना चाहिए, जो कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन भी होती है कि y जो है मेरा 0 होना चाहिए। सो इसका मीनिंग क्या है? ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो ये बन गया मेरे पास, x6 प्लस एक्स टू माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये कितने ऐसे केसेस होंगे जब ये कंडीशन फुलफिल होगी? बस अब क्या करेंगे, अब इसको बस हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए हम 2 को RHS में फेंक देंगे। ठीक है, और एक्स क्यूब अगर हम कॉमन लेंगे तो ये बनेगा एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2। अब इसको फैक्टराइज करने के दो तरीके हैं आपके पास। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2, क्योंकि एक्स क्यूब और 1 प्लस एक्स क्यूब में बड़ा चीज कौन सी होगी? 1 प्लस एक्स क्यूब बड़ा होगा, तो मैंने 2 इसको दे दिया। और 2 को हमें, अगर नेगेटिव की बात करूं तो मैं 2 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 को मैं -1 इंटू -2 भी लिख सकता हूँ, है ना। सो -2 इंटू -1 भी लिख सकता हूँ। अब -2 मैंने इधर इसलिए लिखा है क्योंकि एक्स क्यूब छोटी वैल्यू है, तो -2 उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में लिखा है। सो ये दो वैल्यूज निकल कर आएंगी कॉरेस्पॉन्डिंगली। सो अल्टीमेटली जो 2 पॉइंट्स कट करेंगे वो इस पे कट करेंगे, तो आंसर हमारा होगा 2 पॉइंट्स। और इनकी अगर वैल्यूज इंडिविजुअल निकालनी तो वो भी निकाल सकते हैं। एक केस में एक्स क्यूब की वैल्यू 1 आ रही है, सो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? 1। ठीक है, और दूसरे केस में हमारी एक्स क्यूब की वैल्यू जो है वो -2 निकल कर आ रही है। सो उससे भी हमारी कुछ एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी लॉग के टर्म्स में, तो वो हमें रेलिवेंट नहीं है, लेकिन हमें बस ये है कि एक्स एक्सिस वो कट कर जाए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन 12 says the sum of the series 1 square minus 2 square plus 3 square minus 4 square up to 99 square minus 100 square। Again easy variety of question।
इस क्वेश्चन को आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन एज अ वीडियो बन रही है तो मैं आपको सोल्यूशन करवा दूंगा। इस क्वेश्चन में कुछ करवाने लायक है नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि अब मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं तो कुछ कुछ इजी क्वेश्चंस भी लेने चाहिए, ताकि हर किसी को ये ना लगे कि सारे ही नई वैरायटी के क्वेश्चंस हो गए हैं। सो अगर हम इसमें देखें 100 टर्म्स है, 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अगर मैं पहली टर्म को देखूं, सो ये इसकी जब फैक्टराइजेशन करूंगा तो ये 1 माइनस 2 1 प्लस 2 बनेगा। सिमिलरली अगली दो टर्म्स को देखें, सो ये बनेगा 3 माइनस 4 और 3 प्लस 4। सो इन दोनों के बीच में प्लस है, और आप देखेंगे हर का लेफ्ट वाला पार्ट, जैसे 3 माइनस 4, अगले में 5 माइनस 6 आएगा, ये सारे पार्ट्स मुझे क्या देंगे, -1। सो -1 इन सब से जुड़ जाएगा, इन सब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा -1 -2 -3 -4 -5, और ये आपका चलता जाएगा -99 -100। सो ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी ये, दैट्स इट। और माइनस आप कॉमन ले लीजिए, सो ये 1 + 2 + 3 अब 200 तक जाएगा। और ये क्या, समीशन ऑफ एन है। सो समीशन ऑफ एन निकालने में तो आप एक्सपर्ट है। सो -100 × 101/2, सो ये हो गया 50। सो ये आपका कितना आ जाएगा, -5050, विच इज ऑप्शन बी, विच इज वेरी इजी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 13 इज बेस्ड ऑन लॉग्स का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को ट्राई करिए, क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है। लॉग्स में आपको सिंप्लीफाई ही करने को आएंगे क्वेश्चंस। सो देखिए, ट्राई करिए इसको, वीडियो एक बार पॉज करके, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। अब आप देखेंगे क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ 2 की पावर 10 अपॉन log 3 की पावर 100 बेस 2 प्लस 2 की पावर 10 अपॉन, यहाँ पे आप देख रहे हैं बस बेस आपका ये वाला चीज चेंज हो रही है, ये 2 है, ये 3 है, और लास्ट में 100 है। सो 2 से 100 तक जाना है आपको, मतलब 99 टर्म्स हो गई। ठीक है, हमने बाकी सब सेम है, न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर में log 3 की पावर 100 सेम है, बस बेस फर्क होता जा रहा है डिनोमिनेटर का। तो अगर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सबसे पहले बेसिक चीज क्या है, 2 की पावर 10 कॉमन ले लो, और उसके बाद क्या करोगे, ये जो log 2 log 3 log 100 है, ये सब आपका आपका बेस में है डिनोमिनेटर के। सो ये सब आपको ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये ऐसे बन जाएगा log 2 और log 3 की पावर 100। आपका बेस जो यहाँ पे था वो मैं यहाँ पे ले आया, प्लस log 3 अपॉन log 3 की पावर 100, प्लस आपका डॉट डॉट डॉट, ये आपका चलेगा log 100 अपॉन log 3 की पावर 100। ठीक है, अब दोबारा एक चीज कॉमन ले सकते हो, log की पावर 300 भी कॉमन शुरुआत में भी ले सकते थे आप, log 3 की पावर 100 एंड इस ये इज इक्वल टू, नहीं ये ब्रैकेट है आपका, अब ब्रैकेट में आपका log 2 प्लस log 3 प्लस ये आपका जाएगा ऐसे log 100 तक। सो ये आपका क्या बन जाएगा, log m प्लस log n प्लस log k, आपका क्या बनता है, सबका मल्टीप्लाई हो जाता है। सो मल्टीप्लाई होके ये आपका बनेगा 2 की पावर 10 अपॉन log 3 की पावर 100, और ये आपका बनेगा log 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू, मतलब फर्स्ट 100 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है। सो उसको क्या लिख सकते हैं, 100 फैक्टोरियल। सो दैट्स द आंसर। अब आंसर में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है इसमें से। अब आंसर में जाएंगे तो हमें देखना कौन सा आंसर मैच कर रहा है। अब हम बेस में जाएंगे। सो बेस में इसने कन्वर्जन करी हुई है थोड़ी सी, यहाँ पे इसने 25 बना रखा है, यहाँ 50 बना रखा है, यहाँ log 3 की पावर 25 बना रखी है। सो 100 फैक्टोरियल log 100 फैक्टोरियल तो सब में सेम है। सो ये तो हमें चेक नहीं करना है, हमें जो चेक करना है वो ये चेक करना है, log 2 की पावर 10 अपॉन log 300। मेन सिर्फ हमें इससे मतलब है, ये सब में कॉमन है log 100 फैक्टोरियल। सो 3 की पावर जो 100 है, इस 100 को मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं देखा जाए तो इस 100 को मैं 25 इंटू 4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल है ना। सो अगर मैं इस पर सिर्फ मैं जो मैं आपके सामने ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, अब मैं सिर्फ इस पे फोकस कर रहा हूँ, 2 की पावर 10 अपॉन log 3 की पावर 100। अब 100 को मैं 4 इंटू 25 लिख सकता हूँ।
सो ये 2 की पावर 10 अपॉन लॉग 3 इनकी पावर आपका 25 और ये 3 पावर 25 और ये 4 आपका बाहर आ जाएगा। अब 4 पावर है तो ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, इसको 4 को यहाँ कट कर सकते हैं। अब 2 की पावर 10 और 4 में से कैंसिलेशन हो जाएगी तो ये ऊपर बचेगा 2 की पावर 8 अपॉन लॉग 3 की पावर 25। तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका? ऑप्शन आपका सी, 2 की पावर 8 भी है और लॉग 3 की पावर 25, ऑप्शन सी। ठीक है, तो आपको सिंप्लीफाई करना था और देखना था कि कौन सा ऑप्शन आपका फिट बैठ जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So question 14 says what values of x satisfy x की power 2/3 plus x की power 1/3 minus 2 less than equal to 0। इसको ऐसे लिखना चाहे x की power 2/3 plus x की power 1/3 less than equal to 2। अब इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। अब आप इसको ट्राई करिए अपने आप, और ट्राई करने का बेस्ट तरीका क्या है? यूजिंग ऑप्शंस। ऑप्शंस यूज करो गाइस। ऑप्शंस कब काम आएंगे? ऑप्शंस आपको यूज करने के लिए हैं। ऑप्शंस अगर आपको दिख रहे हैं कि ज़्यादा क्लोज नहीं है तो ऑप्शंस का यूज करके आप हमेशा काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर निकल जाता है। हर क्वेश्चन में नहीं निकलता लेकिन काफ़ी में निकल जाता है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम पहला ऑप्शन देखेंगे, सो पहला ऑप्शन क्या है? -8 से 1 के बीच में, यानी कि अगर मैं सिर्फ लिमिट से अपर लिमिट और लोअर लिमिट देख लो, अगर मैं -8 को डालूंगा सो -8 की पावर 2/3 देखेंगे तो ये -4 बनेगा, और अगर -8 की पावर 1/3 डालेंगे तो ये -2, सो -6 बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। और अगर 1 पे पुट करेंगे तो 1 + 1 ये तो सेटिस्फाई करता है। सो ये तो पूरी रेंज हमारी सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन ए हो सकता है। ऑप्शन बी पे जाते हैं, तो ऑप्शन बी में -1 पे तो हम चेक कर चुके हैं, इस पे क्यों करेंगे? 8 पे चेक कर लेते हैं। 8 पे करेंगे तो 8 की पावर 2/3 4 होता है, 4 + x की पावर 1/3, ये भी आपका कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, तो ये 4 प्लस हो गया, लेकिन हमें <2 चाहिए, सो ऑप्शन बी नहीं हो सकता। सिमिलरली इसने दोबारा 8 दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन डी पर जाएंगे तो ऑप्शन डी में भी 8 दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता। तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है गाइस, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सो पार्ट 5 में हमने अभी तक पार्ट 5 मिला के हमने 55 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। सो गाइज आप कमेंट्स में अपना फीडबैक लिखिए, बताइए कि आपको और कैसे क्वेश्चंस चाहिए, एंड डू शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। ठीक है, एंड वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।